बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्फ्रेंस करने का मेरा जो मकसद है, जो मेरा मौक़िफ़ है, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अहम है और मैंने बड़ी ही मजबूर होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाहती थी। मैं सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरा मैटर ऐसा था, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई क्योंकि आप लोग जो हैं, जो मीडिया वाले हैं, यही है जो जो बड़े लोग हैं उन तक आवाज़ पहुँचेगी हमारी, तो हमारी कोई सुनवाई होएगी। वरना ये जो नीचे वाले लोग हैं जिधर हम धक्के खा रहे हैं रोज़, हमारे जो तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए मुझे धक्के खाते हुए, पर मेरी सुनवाई भी नहीं हो रही और मुझे रिज़ल्ट भी नहीं मिल रहा। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेरा जो मौक़िफ़ था वो ये था। सर, जो मेरा मुद्दा है वो ये है, 5/7 को मेरे घर एक रेट होती है जिसके ऊपर मतलब राना अकरम साहब जो आते हैं और उसके साथ 15 से 16 लोग पुलिस वाले और कुछ लोग सिविल कपड़ों में थे और कुछ लोग यूनिफॉर्म में थे। वो आते हैं, वो रेड करते हैं, जिसमें से मेरा घर का सामान और मेरा हस्बैंड और मेरे हस्बैंड की गाड़ी वो घर से लेके चले जाते हैं और सुबह 7:45 पे आते हैं और 8:45 तक वो 1 घंटा रहते हैं और 1 घंटे में उन्होंने जो घर का सामान था, इवन दैट शैम्पू तक कोई चीज़ नहीं घर पे छोड़ी, सब कुछ वो लेके चले गए। और हम लोगों ने मैंने पूछने की कोशिश की, मैंने थोड़ा सा शोर डालने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरे कनपट्टी पे पिस्टल रख दिया कि अगर तुम बोलोगी तो हम तुम्हें मारेंगे भी और हम यहाँ पे मतलब गलत भी करेंगे, हम यहाँ तक ज़िना भी करेंगे अगर ज़्यादा डिस्टर्ब करोगी तो। मैं थी, मेरी भाभी थी, मेरा हस्बैंड था घर पर और उसके बच्चे थे, मेरी भाभी के, मेरे भाई के बच्चे थे। ये सिनेरियो हुआ, इन्होंने वो लेके चले गए। उस दिन के बाद इन्होंने क्या किया कि जो ना मुझे कॉल आती है पहली 6 तारीख को मेरे हस्बैंड के नंबर से, उधर से राना अकरम ने की है। राना अकरम कॉल करके कहता है जी हम आपके साथ कुछ सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आप जो है ना कुछ भी ऐसा वैसा भागे नहीं तो हम आपको, आपके हस्बैंड को छोड़ देंगे। मुझे नहीं पता, मेरा अल्लाह वाहिद जानता है कि क्यों लेके गए हैं। मैंने समझा मेरी शोबिज़ में काफ़ी लोगों से प्रॉब्लम चल रही है, मेरे काफ़ी मामला डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से मैं शोबिज़ से भी आउट हुई थी। क्योंकि देखो, जिसका एक बंदे का बहुत ज़्यादा अरूज होता है और अरूज के टाइम पे छोड़े तो इसका मतलब है उसकी कोई बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। मैंने सोचा हमारी बहुत सी आर्टिस्टों के बहुत गलत हालात हुए हैं, कुछ लोगों को कत्ल किया जाता है, कुछ को दबा के बिठाया जाता है, किसी के साथ कुछ ज़्यादतियाँ होती रहती हैं। मैंने कहा उन ज़्यादतियों से बचने के लिए मैंने शादी कर ली, लेकिन वो शादी का जो क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरे साथ क्या होना है। इन्होंने मेरे हस्बैंड को लेके गए, मेरे हस्बैंड को जाके इन्होंने 5 दिन अंदर रखा है। पहले दिन इन्होंने कॉल की जी, इन्होंने बोला जी 50 लाख रुपया हमें चाहिए तो हम आपके हस्बैंड को छोड़ देंगे। मुझे नहीं कॉल आती है मेरे हस्बैंड ने करवाई है मेरे ससुर को। मेरे ससुर ने बोला कि बेटा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, हम इतने पैसे कहाँ से देंगे, हाँ 31 लाख रुपया हम कर लेते हैं, 30 लाख रुपया हम आपको दे देते हैं। नहीं ऐसे नहीं बात करते हैं जी। 2 दिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, हम लोग टू मच डिस्टर्ब हो गए, डेफिनेटली हम मेंटली टॉर्चर हो रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मतलब जो है ना मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया करंट के साथ और टू मच टॉर्चर किया। और मुझे कहता है कि मेरी ना हालत इन्होंने बहुत ख़राब की और मुझे कहते हैं कि जैसे जैसे हम बोलते हैं ना वैसे वैसे तुम पीछे बोलो, वरना हम तुम्हारी और भी हालत ख़राब करेंगे और हमें रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा, मैंने कहा बात क्या है, वो बात पूरी करने ना दे। राना अकरम ने 2 दफ़ा फ़ोन करवाया और राना अकरम कहे बीबी आपको नहीं पता, आप इधर आए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या बात है। मेरे जो वकील हैं आसिफ भाई, मैंने इनसे बात की। मैंने कहा आसिफ भाई मुझे ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि भी आप आएँ, आपसे बात करनी है। तो आसिफ भाई ने मुझे बोला, क्योंकि ये वकील है, मैं नहीं जानती इन चीज़ों को, ये जानते हैं। इन्होंने बोला कि भी जो है ना आपने नहीं जाना, क्योंकि ये ना हो कि वो आपके हस्बैंड को लेके गए हैं, आपको नहीं पता किस बिहाव पे लेके गए हैं, तो ये ना हो कि आपके ऊपर भी कोई मसला बना दें। मैंने उनको बोला कि आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकती, लिहाजा आप मुझे यहाँ पे बताएं क्या बात है। अच्छा जी, दूसरी दफ़ा उन्होंने बोला जी 70 लाख रुपया चाहिए, 7 तारीख को बोला। हमने उनको बोला जी मतलब जो है ना आप हमें वजह तो बताएं किस बिहाव पे लेके आए हैं, क्या बात है क्या बात नहीं है। अच्छा, राना अकरम ने मुझे बोला कि भैया आप जो है ना आ जाएँ, मेरे ऑफिस आ जाएँ, हम आपको वजह बताते हैं।
अच्छा जी, मैंने दिल में सोचा कि भी मैंने अपने आसिफ को भी, वकील भाई को भी लिया, दूसरा भी एक मेरा भाई था उसको भी लिया, लेके मैं चली गई। मैंने कहा क्या होगा, मार देंगे, मर जाएंगे, पहले भी तो मर ही गए ना, जो सूरत हाल हो गई है। अच्छा जी, हम गए, हम वहाँ पे 2 घंटे खड़े रहे, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खुलवाया। उन्होंने बोला जी अंदर से कॉल करवाएं, तो वो अंदर से आके दरवाज़ा खोलेंगे, बोलेंगे तो हम दरवाज़ा खोलेंगे, वरना हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। एनी हो जी, इन्होंने के नंबर बंद थे, मैं अंदर नहीं गई, इस वजह से हम लोग वापस आ गए। 10 तारीख को हमें पता चलता है जी मेरे हस्बैंड के ऊपर पर्चा हो जाता है, और पर्चा जो है वो इन्होंने दिया 9C का। 9C का जो पर्चा दिया उसका हमें तो मुझे तो पहली दफ़ा मैंने 9C पहली दफ़ा सुना, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये 9C क्या होता है। अच्छा जी, मैंने आसिफ भाई को बोला ये 9C क्या होता है, कहता है ये तो उसका ड्रग्स का पर्चा, मंशियात का पर्चा होता है। अच्छा जी, हमने सोचा कि चलो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब पर्चा हमारे सामने आया, पर्चे के ऊपर टू मच मवाद, और उसका जो वक़ुआ वारदात उन्होंने डाला वो डाला वादत कॉलोनी का। जब हमारे घर से लेके गए सारा सामान, सारी चीज़ें लेके गए, तो उधर वादत कॉलोनी का कोई तुक ही नहीं बनता। उसके बाद क्या किया, मैंने CCPO में एक एप्लीकेशन दी। जो एप्लीकेशन थी वो मेरी जो इस मौके पे थी कि भी ये मेरे घर आए, मेरा सामान लेके गए, मेरे हस्बैंड लेके गए, मेरे हस्बैंड की गाड़ी को लेके गए, और हम लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया, और जो है ना हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। अच्छा जी, हमारी जो उधर से इंक्वायरी होती है, SP क्या नाम था, इंटरनल ऑफिसर, अच्छा इंटरनल ब्यूरो ऑफिसर। अच्छा जी, उनके पास हमारी इंक्वायरी जाती। उन्होंने रानी अकरम को गिल्टी करार देते हुए उन्होंने बोला कि जी आप जो है, अब ये जो इंक्वायरी है ना ये जाएगी स्टैब्लिशमेंट के पास, DIG इमरान सीनियर, उसके सीनियर हाँ DSP, उसके सीनियर राना अकरम के सीनियर SP बिलाल फुरकान के पास। हाँ जी, राना सजा देंगे। हाँ जी, वो चली गई इमरान किश्वर, DIG इमरान किश्वर के ऑफिस में, जहाँ पे बैठता है बिलाल फुरकान। अच्छा जी, हम लोग गए वहाँ पे। बिलाल फुरकान की जो गाड़ी है वो हमारी CCTV में आई हुई है, लेकिन हमने उसको देखा नहीं है। मैंने उसको देखा नहीं, मैंने इसलिए उसका नाम नहीं लिया, मैंने आज तक फुरकान को नहीं देखा जी। वहाँ पे हमारी इंक्वायरी जाती, मैं वहाँ पे जाती हूँ तो उन्होंने बोला जी आपकी बिलाल फुरकान के पास इंक्वायरी लगी हुई है, तो लिहाजा आप उनसे मतलब जाके कोऑर्डिनेशन करें। मैंने उनको बोला कि सर जो है बिलाल फुरकान जो है, इसने मेरी इंक्वायरी पहले भी, मैं नहीं चाहती कि ये मेरी इंक्वायरी करे, क्योंकि ये पहले भी मेरी नज़र में गिल्टी है उसमें। उन्होंने मेरी इंक्वायरी, जो अवैस है ना उसका नाम, इमरान बुखारी नहीं, जिसने हमारी इंक्वायरी अब इसके पास, हाँ वैसे, हाँ जी, उन्होंने हमारी इंक्वायरी लगवा दी इमरान बुखारी के पास। इमरान बुखारी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, मेरी उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। उन्होंने क्या किया, विदिन 2 डेज़ इनसे सामान मुझे वापस दिलवाया, कुछ जिसमें से 4 पासपोर्ट थे। राना अकरम को बुला लिया ना, राना अकरम को बुला लिया। अगले दिन उसने उनको कहा कि दोनों की मीटिंग रख लें। अगले दिन फिर राना अकरम के साथ हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई, और वहाँ पे आके राना अकरम ने एडमिट किया कि मेरे पास सामान मौजूद है, और इमरान ने कहा ठीक है। अगले दिन हमने कहा हमें हमारा सामान दे दो, जो हमारा ले गए, राउंड अबाउट 55 लाख से ज़्यादा ले गए थे। उससे नेक्स्ट डे वो राना अकरम कुछ सामान लेके आया, कुछ जिसमें में 2 मोबाइल थे मैडम के, 2 तोले सोना था, पासपोर्ट और NIC, 4 पासपोर्ट थे और NIC थे। तो ये है, देखिए पूरी बात बताना हमारा आपको फर्ज था, क्योंकि आपको नॉलेज में होना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या और कैसे हुआ। जो बात थी, जो इशू जो है वो ये है, मेरी 1 से 1.5 साल पहले मैडम नरगिस के साथ हम लोग उनकी पार्टियां भी अटेंड करते थे, जो माजिद भाई हैं या मैडम नरगिस हैं, इनकी हम पार्टियां भी अटेंड करते थे, इनकी तरफ हम आते भी थे, जाते भी थे, हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लोज़ फ्रेंडशिप थी। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया कि जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद इन्होंने बोला कि निगार आप ना मेरे घर आओ, तो मतलब फार्म हाउस पे आओ। मैंने इनको बोला कि मेरी अब शादी होगी, लिहाजा मैं अब नहीं आ सकती फार्म हाउस पे भी या कहीं भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अब शोबिज़ की लाइफ को अपनी पर्सनल ज़िंदगी में इंटर करूँ। अच्छा जी, इन्होंने उस टाइम मेरी बात जो है ना चुप कर गए ना, कहती ये अपने जीजू से बात करूँ। मैंने उससे बात की, नहीं नहीं एक दफ़ा आओ निगार, एक दफ़ा आओ। ये जो राना अकरम है ये मुझे इनकी पार्टी में मिला था, ये जो है माजिद बशीर और नरगिस। मुझे बाद में पता चला कि इन्होंने 5-5 लाख रुपए करके 3 दफ़ा इनसे पार्टी के लिए भी पैसे मंगवाए हैं, खा वो ड्रग्स के चक्कर में हों, खा वो इनके जो होती हैं, पता नहीं कभी इनकी ड्रग्स पार्टी होती है, कभी इनकी पिल्स पार्टी होती है, कभी इनकी ड्रिंक पार्टी होती है, वो तो इन्होंने नाम रखे हुए हैं पार्टियों के। अच्छा जी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बाद में पता चला जी मेरे नाम के इन्होंने पैसे भी लोगों से खाए हुए हैं, जी आएगी तो मतलब आप ये कर दें, आप वो कर दें। मुझे बाद में पता चलता है कि ये जो सारा सिनेरियो इसलिए किया गया है कि ताकि जो ना ये मेरा बंदा जो है वो अंदर चला जाए, और मैं फिर इनके पाँव में गिड़गिड़ाते हुए, माजिद बशीर के मुझे 3 से 4 फ़ोन आए जब
जब मेरा हस्बैंड पकड़ा गया मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि जब आप मुझे सारे सिनेरियो को पता चला कि इसके पीछे माजिद बशीर है और नरगिस है, उसके बाद मुझे पता चलता है इसमें मोहम्मद अली भट्ट भी शामिल है। मोहम्मद अली भट्ट को भी इन्होंने यूज़ किया है या वो इनके साथ दे रहा है या मुझे नहीं पता। ये 3 लोग हैं, मोहम्मद अली भट्ट, माजिद बशीर एंड राना अकरम। ये सब लोग मिले हुए हैं और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि मैं इनकी बातें मानूं, इनकी पार्टियां अटेंड करूं या इनके साथ जो ये चाहते हैं वो करूं। मैं अब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं सोशल मीडिया की तरफ, आप लोगों की तरफ आ गई। मैंने 4 महीने इनकी सारी बातें सुनी हैं, इनकी सारी चीज़ें देखी हैं। जब मुझे लगा कि अभी अब मेरी सुनवाई नहीं हो रही, इसके बाद मैंने ये सोचा कि फिर मेरा तो अब या तो फिर मैं मर जाऊं तो या फिर ये है कि मुझे इंसाफ मिले। मेरा पहला मौक़िफ़ है कि भी मतलब मुझे मेरा सामान वापस किया जाए, रानी अकरम को उसके बदले में उसके ऊपर पर्चा की ऑर्डर हो। सेकंड बात ये कि जो मेरे हस्बैंड के ऊपर पर्चा है उसको खारिज किया जाए। जो इस टाइम हमारी इंक्वायरी चल रही है, CCPO साहब से मैं मिली सैटरडे को इन्होंने एक बात वहाँ पे DIG इमरान किश्वर साहब गए, अल्लाह वो भी बड़े अच्छे इंसान है, मैंने सुना हुआ है, अल्लाह करे वो जो मेरा अब उनके पास मौक़िफ़ गया, अल्लाह उनको हदायत दे और वो इंसाफ करे। इन्होंने वहाँ पे जाके बोला है, जो मेरा भी मेन मुद्दा है, इन्होंने बोला जी इन्होंने घर की वीडियो उनके पास है मेरी, मैं वो चाहती हूँ वो वीडियो सरेआम मंजर आम पे लेके आएँ, आप लोगों के पास वो वीडियो आएँ, उनके अंदर जो मेरा सामान गया है, जो मेरी चीज़ें गई हैं, जो भी गया है, ये झूठ कहते हैं, ये सच कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, ये सामने लेके आएँ। जब वो सामने आ जाएगा उसके बाद उसकी फ्रेंजी हो, उसकी सारी चीज़ें क्लियर हों। अगर हम लोग गिल्टी हैं तो फिर हमें सज़ा मिलनी चाहिए, अगर ये लोग गिल्टी हैं तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, मैं ये कहती हूँ। बात यह है कि शादी के बाद आपने फार्म हाउस पे जाने से क्यों इनकार किया? क्या शादी से पहले आप फार्म हाउस पे जाती रही हैं? जी और उन पार्टियों का हिस्सा बनती रही हैं जो वहाँ पे होती थी? जी बिल्कुल बनती रही। अच्छा मैडम ये बताइएगा, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की 1 हफ्ता पहले? जी सर, मैंने अटेंड किया, आपसे सवाल भी किए काफ़ी, ये सेम वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, एक तो उसमें चीज़ ये वाज़ेह तौर पर डिफरेंस है कि वकील साहब चेंज हो गए। हाँ, नहीं वो वकील जो है, मैं अभी आपको नहीं मैं आपको एक बात बताती हूँ वकील की। ये जो वकील हैं ये मेरे मतलब जिसको बोलते हैं ये मेरे फैमिली वकील हैं। वो मौजूद नहीं था। हाँ जी, उस टाइम ये इधर नहीं थे। वो वकील मेरे हस्बैंड का केस रन कर रहे हैं ना, वो मेरे जो हस्बैंड का केस है जो उस ट्रायल लड़ रहे हैं, वो वाले वकील हैं। वो भी उन्होंने भी आ जाना था लेकिन उनका कोई प्रॉब्लम था, इस वजह से वो नहीं आ सके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर अदाकारा नरगिस और उनके हस्बैंड जो माजिद बशीर हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं पार्टियों को, कि इन आपके खामद पे जो FIR हुई, आपने कहा था इनके पीछे इनका हाथ है। हाँ जी, तो क्या अभी भी आप उस मौके पे? बिल्कुल, उसे देखिए FIR भी हुई। जवाब देंगे जब आप बोलेंगे, आप सामने इधर आप जवाब देंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं उस मौके पे बिल्कुल कायम हूँ। जो इन्होंने किया है, मेरा पहला मौक़िफ़ है। जो वीडियो हमारी है, जो ये कहते हैं जी हमने वीडियो आपके घर की बनाई, वो वीडियो सरेआम लेके आए। दूसरी मेरी बात ये है कि रानी अकरम को इस बात की सज़ा दी जाए जो उसने मेरे घर से सामान लेके गया है और जो मुझे ना वो अभी तक सामान वापस आया और ना ही उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है। तीसरा मेरा मौक़िफ़ ये कि मेरे हस्बैंड को इन्होंने गैर कानूनी तरीके से पकड़ा है और उसको लेके गए हैं और उसका सारा हमारा सामान लेके गए हैं, वक़ुआ वारदात सारा कुछ गलत डाला है, उसके ऊपर जो FIR हुई है उसको खारिज किया जाए। अच्छा, मेरा एक अहम क्वेश्चन लास्ट ये है कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसपे हमने न्यूज़ भी चलाई जिसपे मैंने वाज़ेह तौर पर अदाकारा नरगिस और इनके खावंद का नाम भी लिया। क्या ये तो नहीं है जो अभी रिसेंटली उनका इशू चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहीं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा तो नहीं है? हो सकता है, नहीं आप खुल के बताएं ना। मैं ये कह सकती हूँ मैडम नरगिस कुछ भी कर सकती हैं। मैडम नरगिस जो है ना, अपने उसको वो आपने मिसाल सुनी होगी कि बंदरी के पाँव चले, उसने अपने पाँव के नीचे अपने बच्चे ले लिए, ये वो लेटी है। ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम इस बारे में क्या आपको पार्टीज पर बुलाने का मकसद क्या था और वो पार्टीज पर अगर आप चली जाती है आपके साथ क्या हो सकता है? हसन भाई, कुछ भी हो सकता है, ये तो सब कुछ पता है। और कौन-कौन सी स्टार्स भी आते हैं? एक-एक करके प्लीज एक-एक करके सवाल करें। हसन भाई एक मिनट। हसन भाई, सवाल ये है कि आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहीं भी अभी तक जो असल मुद्दा है वो सामने नहीं आ पा रहा। अभी
तक जो आप कह रही हैं कि मैंने सिर्फ पार्टियों पे जाने से इनकार किया, जिसकी बिना पर मुझसे ये जाती ग्रज निकाला जा रहा है। जी हकीकत क्या है वो बताएं, क्योंकि पहले आपने कहा हमसे पैसों का मुतालबा किया गया। जी जी। क्या पैसे लेकर, क्या उनको पैसे ही तलब से आप दरकार थे कि मुझे 50 लाख दे दे तो हम ये मामला खत्म कर देते हैं? सर नहीं, वो चीज बताएं जो असल में आपके बयान हुई है कि आप क्या ऐसी पैसे कह रहे थे, पैसे लेके आप खुद आए। मुझे कह रहे थे कि आप, राना अकरम मुझे कह रहा था कि पैसे लेके आप खुद आए। मेरे वकील ने मुझे मना किया कि आपने खुद नहीं जाना। मेन मकसद ये था कि बुलवाना चाह रहे थे, मेन मकसद ये था बुलवाना चाहते। मैं आपकी बात समझ गया। अभी रिसेंटली उनका बयान आया है कि आपके खामद जिनको स्पीडी कहा जाता है, जी जी, उन्हें मुल्क जो है वो अपना नशियात के जुर्म में जेल भी काट के हैं और अभी उनका ट्रायल भी चल रहा है। और हमारे पास पूरी वीडियो भी मौजूद है कि आपके घर से बाकायदा नशियात बरामद हुई है, कोकीन बरामद हुई है। सही एक इल्जाम है, आप तस्दीक करती हैं? जी सर, मैं कहती हूँ वो वीडियो सरेआम लेके आए। बस सिंपल सी बात है, वीडियो हमारा पहले तकसीद नहीं, हम ये कहते हैं, मैं तो ये चाह रही हूँ, मेरा आज मेन बात भी यही थी जो कहते हैं ना कि हमारे पास वीडियो मंशियात बरामद हुई है, वो वीडियो सामने आए। क्या पैरोनेबल को जेल में रह के आए? नहीं, बिल्कुल। अगर वो रह के आए, हमने उनकी एम्बेसी को इन्वॉल्व किया हुआ, मैं आपको वो जरा भेज भी दूंगी, मेरे पास है नहीं ना रिकॉर्ड कुछ नहीं। जो अफसरान थ्रेड कर रहे हैं और जो शामिल हैं तमाम हुए में, क्या वो पार्टीज में आपने देखे हैं? वो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन सा अफसरान जो है पार्टी में आपसे मिलता है? देखिए, मिलता नहीं रहा मुझे। मैंने रानी अकरम को वहाँ पे पार्टी जो होती थी वो यही होती थी जो आपको बता दिया मैंने पहले मैंने यही बताया सर, आपको पार्टी ही बताई। अच्छा सर, बात ये है, सर वजह यही मैं आपको बता रही हूं। एक सवाल करेंगे, वो जो सवाल करें जवाब एक बंदा सवाल करे। जी भट्ट साहब, एक मिनट भट्ट साहब, पहले भट्ट साहब, सर पहले भट्ट साहब, सर भट्ट साहब आप प्लीज, आप कह रही हैं प्लीज। जी आप पार्टीज पे आप अटेंड करती रही हैं, जिस चीज का आप बता रही हैं, जिन अफसरान का आप नाम ले रही हैं, क्या वो अफसरान आपको पहले पार्टी में मिल चुके हैं? जी सर, मुझे बिल्कुल बिल्कुल नाम वाज़ेह कर। जो मुझे लास्ट मैं इनकी पार्टी तकरीबन 1.5 साल हो गया मेरे ख्याल में, मैंने इनकी अटेंड की थी। वहाँ पे मैंने राना अकरम को देखा था, और जो है वो मोहम्मद अली भट्ट, उनको भी मैंने वहाँ पे देखा था, पर मैं उनके नाम नहीं जानती थी, क्योंकि मतलब जब हम लोग जाते हैं तो जी अस्सलाम वालेकुम, किसी का दिल करे किसी से बात करे, किसी का दिल करे ना करे। मैं एज ए गेस्ट वहाँ पे जाती थी, मैं एज ए डांसर नहीं जाती थी, क्योंकि हम लोग क्लोज फ्रेंड थी, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो हुआ। एक सवाल, अब आप बोलिए। मुझे किसी ने बताया, बता दिया 1.5 साल पहले। नहीं, एज ए गेस्ट। सर मेरे तो ख्याल में ये इसके उम्रे से जाने से पहले भी इनके उधर पार्टी हुई है फार्म हाउस पे। शोबिज इंडस्ट्री तो उसको पता था मैं शोबिज इंडस्ट्री करूंगी तो मुझे उसमें क्या मिलना है, क्योंकि अल्लाह हमरा तक तो रुल गई थी, इसके आगे तो कोई बात नहीं कर सकते। अच्छा निगार साहबा ये बताएं, आपके अलावा आप सवाल जी निगार साहबा, आपके अलावा क्या वहाँ पे और भी आर्टिस्ट आती थी? क्या उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या बताइए, आप अकेली सर बहुत सी आर्टिस्ट हैं जो मैं नाम नहीं बता सकती, आई एम सॉरी, मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो वो नहीं मैं चाहती। बहुत सी आर्टिस्ट, ऑलमोस्ट आर्टिस्ट जो अपने हस्बैंड के लिए करती थी। और कौन सी एक्ट्रेस आती थी वहाँ पर फार्म हाउस में, और कौन सी एक्ट्रेस आती थी? बता रही मैं नाम नहीं, काफी मतलब जितनी भी काम कर रही सभी जाती थी जो कहती थी।